अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ रूह अदा की 41 लॉन्ग मेगा लॉन्ग एपिसोड। तो यकीनन संडे के गैप के बाद आपको शिद्दत से इंतज़ार होगा आज की स्पेशल धमाकेदार एपिसोड का। तो मैं बिना टाइम ज़ाया करे आपको लेकर चलती हूँ एपिसोड की तरफ। तो बहुत ही हसीन एपिसोड है। अच्छा, किस पे जाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि पारस 2 सीज़न 2 अब यूट्यूब पर नहीं आएगा। ये मैं मुकम्मल करके आपको किसी दिन पीडीएफ की सूरत सरप्राइज़ दे दूँगी। तो अब ये यूट्यूब पर नहीं आएगा। यूट्यूब पे बस प्यारे-प्यारे नॉवेल्स आएँगे, छोटे-छोटे, ठीक है? जैसे ये रूह अदा है, इस तरह के, ठीक है? जैसे हमारे जन्म आया था। तो अब पारस बहुत इंटेंस स्टोरी है जो यूट्यूब पे सूटेबल नहीं है। तो उसको मैं अब आपको पूरा लिख के पीडीएफ की सूरत दूँगी। तो हो गया काफ़ी भाषण, जल्दी से चलते हैं एपिसोड की तरफ। लेट्स स्टार्ट। नू का ब्लड लैब में पहुंचाने के बाद मावा सीधे नू के ऑफिस आए। उन्होंने नामा के शक के तहत एक रूम का जायजा लेने वाले एक्सपर्ट को भी बुलवाया, लेकिन पहले वो खुद आए। उनके साथ एक और लड़का था और इसने भी मास्क पहन रखा था। वो सीक्रेट कैमरा है नू के ऑफिस का, उसकी फुटेज चाहिए मुझे, 15 दिन की लेकर आओ। मावा ने इस लड़के को दुरुस्ती से हुक्म देते कहा तो वो फौरी सर इस बात में हिला गया और पलटा। जी सर, अभी लेकर आता हूँ। वो कहे कमरे से निकला तो वही सफाई सुथराई करने वाला लड़का छुपकर अंदर देख रहा था, और तभी डर कर इसने अरहम को भी कॉल कर दी, जो इस वक्त ख्वाब खरगोश के मजे ले रहा था। लेकिन इस आदमी की खबर सुनते ही उठ बैठा। लेकिन तुमने कहा था मेन ऑफिस में कोई कैमरा नहीं, बस रूम के बाहर है। अरहम ने गुस्सा करते पूछा। सर, मुझे इस कैमरे का इल्म ना था, अब क्या करूं मैं? मेरी तो जॉब चली जाएगी अगर कैमरे में डॉक्टर मावा ने मुझे देख लिया। वो सफाई सुथराई वाला खौफजदा था, जबकि अरहम कुछ देर कान पट्टी मसलता रहा। अच्छा बात सुनो, ये एकदम नू के ऑफिस की जांच क्यों की जा रही है, कुछ पता है तुम्हें? अरहम के तशवीशनाक सवाल पर वो खौफजदा आदमी सर हिला गया। ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन शायद डॉक्टर नू की तबीयत बिगड़ी है, उनको बात करते सुना है। ये सुनते ही अरहम की आंखों में खुमार सा छलका। मतलब उनका काम हो चुका था। ठीक है, तुम मेरे हॉस्पिटल आ जाओ, वहाँ जवाब दे दूंगा, वरियाम से निकलो फौरन। अरहम एक शातिर आदमी था जिसने बरवक्त सही कदम उठाया, जबकि इस आदमी ने अरहम के हुक्म की पैरवी की और राजदारी से हॉस्पिटल से निकल गया। जबकि सीसीटीवी फुटेज के रेडी होने तक वो एक्सपर्ट भी पहुंच आया जिसने ऑफिस में ड्रग्स होने ना होने का जायजा लेना था। मावा ने 15 दिन की सारी फुटेज आधे घंटे में देखी, और 15 दिन एक ही आदमी नू के अलावा ऑफिस में आया, और वो था नू के ऑफिस रूम की सफाई करने वाला। मावा ने किसी को भेजकर से बुलवाया, मगर उन्हें पता चला कि वो कुछ देर पहले निकल गया, मनहूस निकल गया हाथ से। तुम बताओ, क्या कुछ पता चला? ड्रग्स ट्रेसेस हैं या नहीं? अव्वल जुमला मावा ने सख्त अताब के संग अदा किया, जबकि अगली बात इस जायजा लेने वाले आदमी को झाड़ कर कही, जिसने अपने टैब में खतरनाक सी ड्रग्स के बारे इंफॉर्मेशन खोलकर मावा के सामने की। ये बहुत सारे नाम से मशहूर है, पर मुजरिमों की जुबान में डेड पिग के नाम से जानी जाती है। इसकी चंद दिन लगातार डोज इंसान को वहशी दरिंदा बना सकती है। वो कत्लो गारत पर उतर सकता है। यह मेज पर, फर्श पर, बिछे कारपेट पर, और इस वाली दाईं दीवार पर मुझे इसके 12-13 दिन तक के ट्रेसेस मिले हैं। आज के भी हैं, क्योंकि ये कितने दिन पुरानी है इसको बहुत आसानी से जाना जा सकता है। नू सर अभी तक कई कत्ल कर चुके होते अगर उनकी कुव्वत मुदाफ़त स्ट्रॉन्ग ना होती। इस एक्सपर्ट की बात सुने मावा का दिमाग माउफ हुआ। कोई इतनी गिरी हरकत कैसे कर सकता है? हो मेरे खुदा, क्या कोई फिंगरप्रिंट्स भी मिले हैं जिससे पता चल सके कि ये किसने किया? मावा ने मजीद पूछा तो इस आदमी ने मायूस करते सर नफी में हिलाया। नहीं सर, फिंगरप्रिंट्स नहीं है। मावा ने गहरा सांस भरते इस आदमी का कंधा थपकाया। ठीक है, इस रूम से इस ड्रग्स की ट्रेसेस खत्म करो, क्लियर करो ये सब। मावा ने इसे मजीद ब्रीफिंग दी और ऑफिस रूम से बाहर निकल आए। नू की ब्लड रिपोर्ट तो सुबह ही आनी थी, मगर वो ड्रग डिपार्टमेंट पहुंचे, वहां के डॉक्टर ताहिर से अर्जेंट मीटिंग अरेंज की। उन्होंने इस ड्रग्स में हैवी अमाउंट ऑफ कोकेन, केटामाइन, जैनक्स, एल्प्रोजोलम की भी देखी, जो ट्रेसेस नू के ऑफिस से मिले। यानी इन सब ने मिलकर नू की मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बुरी तरह इफेक्ट किया था।
इस मीटिंग में नूर पर हुए इस असर को ज़ायल करने के बारे सोचा जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ अमाइल जब मानिया को छोड़कर हॉस्पिटल पहुंचा तो इसे भी मावा ने ड्रग डिपार्टमेंट में ही बुलवाया और सारे हकायक जाने वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। ये सब किसने किया है? मैं जानता हूँ डॉक्टर मावा। अमाइल की आंखों में आग सी लपकी। तमाम ड्रग डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स और खुद मावा को भी अमाइल की बात हैरत और तजस्सुस के समंदर में गोताजन कर गई। रहमान तबरेज भी मामला सुनते फौरन मीटिंग कॉन्फ्रेंस में पहुंचे। किसने? सभी जानने को बेकरार थे। साबिर मरवान ने। मुझे कल तक का वक्त दें, मुजरिम आप सबके सामने घसीट लाऊंगा। साबिर मरवान का मकसद कल वाज़िया होगा। ये एक बार फिर वरियाम हॉस्पिटल की साख को खराब करने की चाल है। अमाइल की बातें सबको ही परेशान कर गई। ये सच में बेहद तशवीशनाक मामला था। उफ, ये मेरे हॉस्पिटल के पीछे ही हाथ धोकर पड़ गए हैं बदबख्त। अगर कल नूर ने सर्जरी ना की और नादिर मरवान की खुदा न खास्ता जान पर रिस्क बन गया तो वरियाम हॉस्पिटल के हरीफों को मजीद वरियाम हॉस्पिटल का नाम उछालने की हिम्मत मिलेगी और नूर का जो नाम खराब होगा वो अलग। अब समझ आ रहा है कि वो साबिर अपने मरने के दहाने पहुंचे भाई को यहाँ क्यों लाया। नूर को किसी भी तरह कल ठीक होना होगा। अब वरियाम हॉस्पिटल की इज्जत उसके हाथ में है। जिस तरह उसने नादिर मरवान के कम्प्लेक्स केस को समझा और हैंडल किया, वरियाम में वो कोई दूसरा ऑन्कोलॉजिस्ट, एक्सपर्ट या सर्जन नहीं कर सकता। रहमान तबरेज ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। तमाम हॉस्पिटल के एक्सपर्ट मुत्तफिक थे। बिल्कुल ठीक, जैसे ही रिपोर्ट्स आती है मैं ट्रीटमेंट शुरू करता हूँ। बेहतरीन फैसला है ये, लेकिन सबसे पहले एक अर्जेंट एंटीडोट इंजेक्शन तैयार करना पड़ेगा ताकि कल तक नू होशो हवास में लौट सके। मावा ने भी हतमी तौर पर बात समेटी, जबकि मानिया और सारिम ने नामा को बहुत सा स्माइल करवाया, लेकिन वो अंदर से बहुत ज़्यादा उदास थी। तभी मूवी भी मुकम्मल ना हुई तो इसने दोनों से सॉरी कर लिया। मैं अपनू के पास जाऊं? वो दोनों से मुखातिब थी जो इस लड़की को एक साथ घूर रहे थे। उफ, अगर इसने कुछ फिर कहा तुम्हें या हर्ट कर दिया, सुन लो उसकी तशरीफ सेक दूंगी। अपने नू की सलामती चाहिए तो टिक कर बैठो यहीं। मानिया तो हरगिज़ आमादा ना थी कि नामा उस जंगली के पास जाए। नामा का दिल सा बैठने लगा। मानिया प्लीज मुझे जाने दे, मेरा दिल घबरा रहा है। नामा ने उसका हाथ पकड़े मिन्नत की, जिस पर सारिम और मानिया दोनों को इस पर तरस आया। ओके, लेकिन तुम फोन रखोगी पास और जब तक जागोगी हमें हालात बताओगी। मानिया ने मुनासिब शर्त रखी जिस पर नामा फौरन मान गई। डन, तुम दोनों भी ये मूवी देखकर रेस्ट करो, 1 बज गया है, गुड नाइट। वो यूं उठी जैसे इस लड़की को यहाँ कांटे चुभ रहे थे। सारिम और मानिया दोनों ने एक सी आंखें दिखाई तो नामा क्यूट साफ सुरदा तासुर देती दोनों को खुद पर तरस खाने पर मजबूर कर गई। गुड नाइट मदर ट्रीसा। मानिया ने जानबूझकर मुंह बसोड़ा तो नामा उदास सी मुस्कुराती दोनों को हाथ हिलाए वहां से चली गई। जबकि खुदा गवाह था, आज सारिम और मानिया यहाँ से हिलने वाले न थे, बल्कि यहीं बैठकर वो नामा के लिए डिफेंस मेंबर्स बन चुके थे। अमाइल भाई आ गए तो आपको उनके साथ जाने की परमिशन होगी, पर आपन यहीं जमकर बैठूंगा। अब भाई होना आसान थोड़ी है। सारिम ने तो बकायदा पैरों को पसार लिया, और वैसे भी वो सब सोफों को ही बेड बनाए लिहाफ लेकर दराज हुए थे कि पूरा लाउंज पे अब गरम गरम फील हो रहा था। इन्वर्टर ने भी ठंडक की शिद्दत को काबू कर लिया था। नवंबर आधे से ज़्यादा हो चुका था और सर्दी अपने पूरे हमले करती आ चुकी थी। मेरा जिम्मेदार बच्चा। मानिया ने ज़रा उठे अच्छे से सारिम की गाल खींची तो वो आगे से गज भर लंबी जुबान निकालता मानिया को हंसा गया। नामा ना आती तो हम दो भी इतने क्यूट वाले पास ना आते मानिया आपी। उन्होंने हम तीनों को एक दूसरे की सूरत सहारा बख्शा है। वो बहुत अच्छी हैं, मैं ऑब्सेस्ड हूँ उनके बड़ेपन से। आपने देखा था ना उनका हाथ। सारिम एकदम अफसुर्दा हुआ तो मानिया का चेहरा भी मुरझा गया। वो सच में बहुत बड़े ज़र्फ वाली है, हमें उससे सीखना चाहिए। रही बात उसके हाथ की, लोगों को होश में आने दो, वो खुद ये दर्द दूर करेगा और ऐसे करेगा जैसे दर्द था ही नहीं। मेरा बच्चा, टेंशन ना लो। मानिया ने इसे अपनी गोद दी तो सारिम ने आधा लिहाफ मानिया पर करवाते बकिया खुद पर लपेटा। मानिया ने उसके बालों में हाथ फेरते टीवी स्क्रीन पर नजरें जमाए ही तसल्ली दी, पर सारिम को अभी भी डर लग रहा था। आप अमाइल बाई के साथ बहुत सजती हैं। वो आंखें ऊपर उठाता मानिया को देखते बोला,
تو مانیہ نے آنکھیں جھکاتے رشک بھری مسکراہٹ دی۔ تم دعا کیا کرو ہمارے لیے، تمہارا دل بہت صاف ہے۔ ویسے تمہیں یوں دیکھ کر تم سے سچ میں پیار ہو گیا، ورنہ پہلے تو دل چاہتا تھا ایک چپل ماروں کھینچ کر۔ مانیہ نے تعریف کرتے کرتے ٹریک بدلا تو سارم نے منہ بگاڑتے آنکھیں دکھائیں۔ خود کون سا آپ کے ساتھ ہیرے جڑے تھے یا ہاجن تھی؟ ہاں، کبھی مجھے بھائی جیسا پیار دیا ہوتا تو میں بھی کچھ ریٹرن کرتا نا۔ آپ تو آدھی ٹون ہی ہوتی تھی اکثر۔ وہ شکوہ کرنے میں بچا تھا۔ مانیہ کا دل سا دکھا کہ وہ کتنا خوبصورت وقت برباد کر چکی ہے۔ بہت برا وقت تھا، سوچتی ہوں تو کام جاتی ہوں۔ تم بھی کچھ غلط مت کرنا اب، ایسے باہر جگرو لگ رہے ہو جیسے نامہ کو سنبھال رہے ہو۔ بس کیا کہوں، نظر نہ لگے میرے بھائی کو۔ وہ جھک کر اس کا ماتھا چومتی خود ہی نظر والی بات پر ہول اٹھی، جبکہ سالم کو مانیہ کی گود میں سر رکھے کیوں ہی دیشا یاد آ گئی تو اپنی درد سے بھری آنکھیں خود ہی LCD پر جما گیا۔ وہی نامہ نے نو کے پاس بیٹھے کچھ دیر بس اسے دیکھا۔ انجیکشن کا اثر تھا کہ وہ گہری نیند میں تھا۔ نامہ نے اپنا ہاتھ بڑھا کر نو کے بالوں میں پھیرا، پھر اس کی گردن سے لپٹے جھک کر نو کی پیشانی پر جھک دی، ہونٹوں کو رکھتے وہاں سے اس کی رخسار تلک آئی تو وہ نامہ کے ہونٹوں کے لمس پر نیند کی وادی میں بھی پرسکون سا ہوا۔ میں آپ سے دور نہیں رہ سکتی۔ ایک ہفتے سے آپ نے مجھے اپنی بازو تک نہیں دی، کروٹ کر کے سوئے، کتنا ظلم ڈھایا ہے آپ نے، لیکن شکایت نہیں کرنی آتی، بس اپنا ٹوٹا پھوٹا حق چھیننا آتا ہے۔ نامہ نے نو کی بازو کھولی اور اس پر سر رکھے اس کے پاس ہی لیٹ کر لحاف خود پر بھی کیا اور نو پر بھی۔ نامہ کو یہی لگ رہا تھا انجیکشن سے نو پر سکون ہو گیا اور صبح تک جاگنے نہیں والا، پر یہ نامہ کی غلط فہمی تھی۔ وہ خود موت کے منہ میں آ گئی۔ نامہ نے اس کی طرف کروٹ بدلی اور ہاتھ کے درد کے باوجود سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ابھی اسے نیند میں گئے کچھ منٹ سی گزرے جب اسے ہڈیاں توڑ دیتی بازو کی گرفت محسوس ہوئی تو وہ کراہ اٹھتی جاگی۔ نو اس پر جھکا اس کی گردن کی جلد بہت بری طرح سخت کر رہا تھا، پھر دانتوں میں دباتے درندگی سے جلد کھینچی۔ اگر نامہ اسے خود سے دور نہ دھکیلتی تو شاید اس کی گردن کا بہت سا خون نکل آتا یا شاید کوئی نازک رگ کٹ جاتی۔ نو، وہ ہامتی کامتی زور لگا کر خود سے پرے کیے اسے میٹرس پر دھکیلتی بھیگی آنکھوں سے اس کے دونوں ہاتھوں میں اپنے محملی ہاتھ پھنساتی اسے قابو کرنے لگی، پر وہ خود کو جنونی انداز میں چھڑوا رہا تھا، بالکل وحشیوں کی طرح۔ تم نے سلا دیا تھا مجھے، یہ جانتے ہوئے کہ مجھے تم چاہیے ہو۔ چھوڑو میرے ہاتھ نامہ۔ وہ پھر چیخا تو نامہ نے مزید اس پر چڑھتے اسے اچھے سے قابو کیا۔ نامہ کے لمبے ہونے کا ایڈوانٹیج تھا کہ نو کو اس کو پیچھے ہٹانے کے لیے پوری قوت لگانی پڑتی، مگر اس وقت وہ اپنے پورے ہوش میں بھی نہ تھا۔ طاقت کہاں سے لاتا کہ کیا کریں گے، ہاتھ چھوڑے تو؟ وہ اس جن کو قابو کرتی بالکل ہام چکی تھی، پر ہار نہ مانی۔ گردن کی جلد سے بری طرح جلن بھری ٹیسیں اٹھ رہی تھی، خون کے قطرے نمودار ہوئے۔ میں تمہاری جان لے لوں گا، وہ پھر ہاتھ چھڑواتا کرایا۔ نامہ نے تھک ہار کر سر نو کے سینے پر رکھا۔ اس لڑکی کا دل بہت سست تھا۔ نو کی مزاحمت یکدم جیسے کم ہونے لگی تھی۔ اللہ کی امانت ہے میری جان، آپ نہیں لے سکتے، کوشش کر کے دیکھ چکے ہیں کئی بار، دیکھیں سانس چل رہی ہے، جو میری زندگی ہے اس کے ہاتھوں نہیں مروں گی۔ اتنی بری قسمت نہیں جس کے نصیب میں آپ ہیں وہ بدقسمت نہیں ہو سکتی، بس میری آزمائش اللہ نے کچھ طویل کر دی، میرا پورا وجود لہو لہان کر لے تب بھی میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی نو۔ اس کے ہاتھوں کی تھمی حرکت پر بات مکمل کرے چہرہ اٹھا کر دیکھنے لگی تو وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ نامہ کے بکھرے بالوں کو سنوارتے ہوئے مجھ سے دور رہو نامہ، خدا کے لیے دور رہو۔ وہ گہرے سانس لیتا اسے خود سے دور کرنے لگا، خود پر سے اتار کر میٹرس پر گرا کر کروٹ بدل گیا، پر نامہ کے اندر برداشت ہی نہیں تھی کہ وہ اس سے دور ہو پاتی۔ میں کاؤچ پر ہوں نو، آپ سونے کی کوشش کریں۔ اٹھ کر گردن سہلاتے حکم مانے جا کر کاؤچ پر بیٹھی، پر لیٹنے کا ذرا دل نہ کیا تو وہ ٹانگیں اٹھا کر سمیٹے بیٹھی اپنی گردن اب تو آئینے میں بھی نہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اگر یہاں بھی نو کی بربریت ہوئی تو خواہ رو پڑے گی۔ وہ کچھ دیر کروٹ کیے رہا، مگر یکدم پلٹا تو نامہ جو سر دائیں طرف کاؤچ بیک پر ٹکا چکی تھی ڈر کر سیدھی ہوئے بیٹھی۔
کیونکہ نو نہ صرف کروٹ بدل چکا تھا بلکہ اٹھ بیٹھتے اپنے پیر نیچے زمین پر اتارے وہ ناما کی طرف آنے لگا۔ ناما کا دل جیسے اچھل کر حلق میں آیا۔ نو دور رہے مجھ سے، وہ ہکلاتی رہ گئی، پر نو نے کسی موم کی گڑیا کی طرح ناما کو کاؤچ سے ہی بازوؤں میں اٹھایا۔ نہیں، تمہیں وارن کر رہا تھا، مجھ سے دور رہو۔ کمرے میں کیوں آئی ہو؟ بولو، کیا تم چاہتی ہو میں تمہیں مار دوں؟ تمہاری موجودگی میں تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ تمہیں یہ مذاق لگ رہا ہے؟ وہ سرد و سپاٹ انداز میں باقاعدہ اس پر چیخ رہا تھا۔ نو کی سانس تک کھانپی بہت برہم تھی۔ ناما نے بازو نو کی گردن میں حائل کرتے اس کی گال سے اپنی گال جوڑتے چہرہ اس کے ساتھ لگایا۔ میں روم سے باہر نہیں جاؤں گی، آپ کو خود سے لڑنا ہوگا۔ میں ناما ہوں آپ کی نو، اس گندے نشے کو خود پر حاوی نہ ہونے دیں۔ وہ اس کی انسنی کرتا ناما کو واپس میٹرس پر بے دردی سے منتقل کر گیا۔ ناما نے اٹھنا چاہا مگر نو نے اس کی ٹانگ دبوچتے خود کے قریب سرکایا تو ناما کو لگا بس اب وہ ہاتھ، کیونکہ نو اپنا بیلٹ نکال رہا تھا۔ کیا یہ بیلٹ سے ماریں گے اب مجھے؟ ناما کا دماغ اتنا معاف تھا کہ اسے نو کیا کرنے والا ہے سمجھ نہ آئی۔ وہ جلدی سے دوسری طرف سے نیچے اتری اور جا کر دوڑ کر کاؤچ کے پیچھے جا رکی۔ نو غصے سے بیلٹ نکالتا گھوما تو ناما نے ارد گرد نظریں گھمائی کہ کچھ ایسا ملے جس سے وہ نو کو باندھ سکے۔ اسی بیلٹ کو ہتھیانا ہوگا۔ ناما نے خود کی طرف غصے سے آتے نو کو دیکھتے جلدی سے اپنی لمبی ٹانگوں کا استعمال کیا اور دوڑ کر وہ واپس میٹرس کی طرف بھاگی اور نو کر نیچے گرا بیلٹ اٹھا کر وہ جلدی سے کمرے سے باہر بھاگ گئی اور ڈور بھی باہر سے لاک کر دیا۔ نو نے 3-4 بار ڈور ناپ گھمایا مگر وہ ہانپتی ہوئی ڈور لاک کرے دروازے کے ساتھ ہی بیٹھتی چلی گئی۔ لگ بھگ 20 منٹ وہ وہیں بیٹھی رہی اور جب اندر سے آواز یا مزاحمت آنی بند ہوئی تو ناما ہمت کیے اٹھی اور ڈور ناپ گھماتے اندر سر کیے جھانکی تو اسے نو کاؤچ پر ہی سویا پڑا نظر آیا۔ ناما نے اپنا سانس بھی آہستہ خارج کیا اور بیلٹ پکڑے ہی وہ نو کے پاس جا کر اس کی طرف جھکی۔ وہ سچ میں سو چکا تھا، یہ یقین آنا مشکل تھا۔ ناما نے پہلے تو احتیاط سے اس کے دونوں بازو اس کی گود میں ایک ساتھ جوڑ کر رکھے اور پھر اس آہستگی سے اس نے نو کے بیلٹ کو اس مضبوط آدمی کی کلائیوں کے گرد 2 بار لپیٹا اور ابھی ہک کھینچی تھی کہ نو نے آنکھیں کھولی۔ ناما چیخ سی دباتی جلدی سے ہک کھینچتی پیچھے ہٹی تو نو کے دونوں ہاتھ بیلٹ میں بری طرح جکڑ گئے۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ تم نے مجھے باندھ دیا، میرے ہاتھوں میں درد ہوگا ناما کھینچنے سے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو بے دردی سے کھینچتے چلایا تو ناما جلدی سے پاس آتی اس کے ہاتھوں کو تھام گئی کیونکہ کھینچ وہ رہا تھا، اذیت ناما کو پہنچ رہی تھی۔ نو ہاتھوں کو تکلیف نہ دے خدا کے لیے، اس کی کلائیوں پر کھپتے لیدر کے نکیلے بیلٹ سے رونے والی ہوئی۔ منت کر اٹھی، کھولو پھر مجھے ورنہ میں اکھاڑ دوں گا اس بیلٹ کو۔ وہ وحشیانہ ہوئے گورا اور ناما کو ہر راستہ بند سا لگنے لگا۔ کیا سکون دے گا آپ کو بتائیں مجھے؟ وہ تھک ہار کر منت کر اٹھی، تم دو گی سکون، I need you ناما۔ وہ جسے تڑپ کر بولا، اسے خود ہوش نہ تھی وہ کیا کہہ اور کر رہا ہے۔ آپ ہرٹ کریں گے، میں رو پڑوں گی پھر۔ وہ افسردگی سے بولی، تمہاری گردن۔ اس کی گردن دیکھتے سب بھول گیا۔ ناما نے پھر سے درد پر ہاتھ رکھا تو اسے کچھ گیلا محسوس ہوا۔ ناما نے جب انگلیاں سامنے کی تو وہ مدھم سی سرخ ہوئی۔ ناما کا حلق تک گھٹ گیا کیونکہ گردن کی جلد ہلکی سے چھل گئی تھی۔ یہ چند خون کے قطرے وہیں سے نکلے تھے جو پورے گردن پر ٹریسز چھوڑ چکے تھے۔ اب بھی آپ چاہتے ہیں میں آپ کو کھول دوں؟ وہ اپنی گردن دکھاتی فیصلے کا اختیار بھی اسی وحشی کو دے رہی تھی جس نے سرخ آنکھوں سے ناما کو دیکھتے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھ سے نمی سی بیرڈ میں اترتی دفن ہوئی اور یہی ناما شخص کی بے بسی پر رو پڑی۔ تم مجھے مت کھولنا پر رو مت ناما، یہاں آؤ میرے پاس۔ وہ بندھے بازو اٹھاتا اسے اپنے سینے لگانا چاہتا تھا اور ناما روتی ہوئی بازوؤں کے اندر نیچے سے گھستی اس کے سینے لگ بھی گئی۔ وہ اس کی شرٹ پشت سے مٹھیوں میں بھرتی روتے ہوئے باقاعدہ کام سی رہی تھی۔ نو کا دماغ اسے اکسا رہا تھا وہ اپنے ہاتھ وحشیوں کی مانند چھڑوائے، اس لڑکی کو گھونٹ دے، پر وہ خود سے بھرپور لڑ رہا تھا۔ یہ تکلیف ماما کے ہمیں چھوڑ جانے سے بھی بری ہے نو کہ میں آپ کو اس حال میں دیکھ رہی ہوں اور کچھ کر نہیں پا رہی۔ اس کے چہرے کو تکتی آنسو لہجے میں بولی کہ آواز آنسوؤں کی آمیزش سے لپٹی تھی۔ گردن اس طرف کرو۔
नू के हुक्म पर वो डरी। बाइट नहीं करना प्लीज नू, मुझे पहले ही दर्द हो रहा है, वो खौफ से सरगोशी में ढलती कांपती आवाज में बोली। तो नू ने सर हिलाते इस लड़की से अपनी सुरगोशों वाली नजरें चुराई और नामा की गर्दन पर अपने होंठ रखते उसके दर्द को न जाने बढ़ा रहा था या घटा, पर नामा को सुकून सा मिला। सॉरी रो, वो अपने होठों को सहलाता नामा के कान में बोला। तो इस लड़की की आंखों से चंद आंसू टूट गिरे। हटो, मुझे यहीं लेटने दो, मेरे साइड ड्रॉ में नींद और हार्ट बीट की गोलियां हैं, वो दो लाओ और खिला दो मुझे, और तुम वहां जाकर सो मैट्रेस पर। प्लीज नामा, रहम करो मुझ पर, मैं मर रहा हूँ इस अजियत से, मेरे आगे खुद को मत डालो, रोन दूंगा तुम्हें, मिन्नत करता हूँ। नामा ने आजरदा नजरों से नूह की चुराई आंखें देखी और उसके बाजू उठाने पर वो दूर हुई और अपनी आंखें रगड़ती हुई वो उठकर ड्रॉ साइड जाकर बैठी और वहां रखी टैबलेट्स में से दो निकालकर पानी का ग्लास भी फिल किया। नो इससे नजर तक ना मिला पा रहा था। नामा ने टैबलेट बहुत बर्दाश्त के साथ नो के होंठों तक ले जाते उसके मुंह के अंदर की, फिर ग्लास ध्यान से उसके होंठों से लगाया। दूसरी टैबलेट वो नहीं देना चाहती थी, उसका दिल फट रहा था। दो नामा, खुदा के लिए मत आजमाओ मेरी बर्दाश्त, फट जाएगा मेरा दिल, वो चीखा। तो नामा ने जल्दी से दूसरी टेबलेट भी उसे खिलाई, जबकि पानी भी पिलाया। नूने से निगलते गहरा सांस भरा और वहीं काउच पर लेट गया। नामा ने पास बैठे उसके सर को उठाकर कुशन नीचे रखा तो नामा को नूने इन्हीं नम होती सूजी आंखों से देखा जिस लड़की के अंदर हश्र बरपा था। वो रो रो कर भी थक गई थी। उसके हाथ खोलने लगी पर नूने हाथ पीछे खींच लिए, यानी वो नहीं चाहता था नामा उसे खोले। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ रू, अगर मैं मर गया तो ये मत भूलना कि तुम मेरे सिवा किसी की नहीं हो। मैं वो जल्दी से उसके होंठों पर हाथ की पोरें रख गई। मत कहें ऐसा, चुप कर जाए, मैं आपसे पहले मर जाऊंगी, ठीक हो जाएंगे आप, मैं आपके प्यार से दोगुना प्यार करती हूँ, बस सोने की कोशिश करें। वो नीचे कारपेट पर बैठी उसके चेहरे को सहलाती, उसे ऐसा फजूल बोलने से मना करती, उसके बालों में हाथ फेरने लगी। मुझसे मत रूठना, तुम मेरा सब कुछ हो तुम नामा। वो अपनी हालत से थक सा गया था और नामा की सांसें भीग सी चुकी थी। मुझे पता है मैं आपसे शिकवा तक नहीं करूंगी, इस सब का नाराजगी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब बहुत स्ट्रांग है नो, सो जाए मेरी जान, मेरे हिस्से का सारा सुकून अल्लाह आप में उतार दे आज, एक कतरा भी मुझ में ना रहे तब भी कबूल है। बस मुझे महसूस करें मैं प्यार कर रही हूँ, अंदर लगी आग को तवज्जो न दें। उसकी शर्ट के बटन खोलती उसके सीने पर हथेली फेरने लगी। नू की हार्ट बीट जल्द नॉर्मल हुई और नींद की टैबलेट भी 10 मिनट तक नू की थकी आंखों को बंद करने लगी। मेरे अल्लाह इनको सुकून दे, ये मुझसे ज्यादा तकलीफ में है। उसे सोता देखती दुआ गो हुई और अल्लाह ने नामा की सुनी, क्योंकि आधे घंटे तक वो सो गया और उसके चेहरे पर हनूज दर्द का तासुर नामा को रुला कर रख गया। वो उठकर उसके पैरों की साइड बैठी और नू के पैर छुए जो बर्फ हो रहे थे। तभी वो उठी और मैट्रेस पर रखा लिहाफ लाकर इसने नू पर फैलाया और खुद उसके कदमों में बैठी उसके पैरों को हाथों से दबाने लगी। वो नींद में मुकम्मल उतरा तो नामा की सांस में सांस आई। इसने नू के पैर के ऊपर भी उंगलियों के हिस्से को चूमते वहीं आज़ादगी से सर टका लिया और से सोया देखती खुद भी दर्द करती आंखें मूंद गई। या मेरे खुदा, किस किस्म के लोग हैं वो, तुम क्या करोगे अब, कैसे इस मुजरिम को पकड़ोगे। अमाइल सुबह 4 बजे तक वापस आया, जिसके पास नू को इंजेक्ट करने वाली पहली डोज थी, जबकि इसने सारी सूरत हाल भी मानिया को बताई जो काफ़ी परेशान कुन थी। करता हूँ कुछ ही, इंजेक्शन भाई को लगाना बहुत ज़रूरी है, क्या हम उनके रूम में जाएं। अमाइल ने फिलहाल हर चीज़ को परे किए नू को ये ज़रूरी डोज देनी अहम समझी। ये मुनासिब नहीं, क्या पता वो रूम में किस हालत में हो, मेरी मदर ट्रेसा क्या पता नछावर हो गई हो। मानिया का दिल सा भारी पड़ा, लेकिन इंतजार करना भी ठीक ना था। अच्छा ऐसा करो, तुम जाओ सरसरी से देख कर आओ। अमाइल ने बेहतरीन हल सोचा और मानिया इस पर भी परेशान हुई, अजीब लग रहा था। ठीक है, बट मुझे ऑकवर्ड लग रहा है। मानिया ने हामी तो बनी, लेकिन वो ये करने में कंफर्टेबल ना थी। मानिया, ये इंजेक्शन उनके जागने से पहले लगना जरूरी है, समझो इस बात को। वो मानिया को कायल करते सख्त परेशान लगा। तभी वो फौरी सर हिलाए बात मान गई, जबकि अमाइल ने उसे भेजा। बहुत डरते डरते वो रूम तक पहुंची और आंखें भी जोर से बंद करते इसने नू के रूम का डोर खोला, पर जब आंखें खोली तो उसको बेहद प्यार आया। नामा इस शख्स के कदमों की तरफ कारपेट पर नीचे बैठी सो रही थी और नू काउच पर, जबकि लिहाफ होने के सबब नू के बंधे हाथ दिखाई नहीं दे रहे थे। मैं कुर्बान जाऊं तुम पर नामा। मानिया पास आई और उसके पास बैठे बहुत ही आहिस्तगी से नामा का सर चूमा।
और एक उदास नज़र वो नूह पर डालती उठी और बाहर आते ही अमाइल को मैसेज किया कि वो आ जाए। अमाइल ने रूम में आते दोनों पर नज़र डाली तो वो भी उदास मुस्कुराया। फिर उसने इंजेक्शन सिरिंज में भरा और नूह के बाजू जब पकड़ने लगा तो उसे एहसास हुआ नूह के हाथ जकड़े हैं। वो ठटका, पर फिर अमाइल की आंखें एकदम सुर्ख पड़ी। वो नामा का जबर इन बदे हाथों से जान गया, पर फील ना होने दिया। बहुत एहतियात से अमाइल ने नूह की बाजू में वो इंजेक्शन इंजेक्ट किया, जिस पर नूह हल्की सी चुभन पर कसमसाया था। फिर इंजेक्शन डस्टबिन में फेंके वो मानिया का हाथ पकड़े रूम से बाहर आया, जो दोनों के लिए इतनी परेशान थी कि बाहर आते ही अमाइल के सीने से लिपट गई। भाई का गुस्सा और दर्द दोनों कुछ घंटे तक कंट्रोल में आ जाएगा। तुम परेशान मत हो, ये इम्तिहान है दोनों का। आ जाओ, तुम्हें नींद से जगा दिया, आई एम सॉरी। वो दोनों साथ ही नीचे आए तो सारम भी सो चुका था, जिस पर मानिया के साथ अमाइल उसके रूम में ही चला आया। उसे पकड़कर बेड की पांटी की जानिब बिठाए, वो भी उसके साथ ही बैठा। वो तो नूह के लिए दासी ही बन गई है माइल। मुझे पक्का पता है रोते रोते सोई है। दोनों की आंखें देखी थी तुमने, अपने साइज से बड़ी हुई। ये कितना तकलीफ दे है अपने प्यारों की बेबसी देखना। वो बोलते बोलते माइल के साथ जा लगी, जिसने उसे अपने हिसार में बढ़ते उसका माथा चूमा। क्या कर सकते हैं, ये दुनिया बहुत जालिम है डार्लिंग, लेकिन भाई के दुश्मन को मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। तुम नामा के साथ रहना आज, मैं अभी निकलूंगा। सुबह 10 बजे आऊंगा भाई को पिक करने सर्जरी के लिए। सारिम को भी कहना घर रहे और तुम परेशान मत होना। वो मानिया को ताकीद करे दूर होने लगा, पर मानिया ने होने न दिया और पकड़कर वापस करीब करे बिठा गई। सुनो, तुम कानून हाथ में मत लेना अमाइल। बेहतर है इम्ताब को इन्फॉर्म कर दो, वो खुद हैंडल कर लेगा, या कम से कम उसे इन्फॉर्म करो। मानिया को इस वक्त अमाइल की भी फिक्र थी। पहले ही परेशानियों ने दुकान विला में बसेरा कर रखा था। वो मजीद तकलीफ सहने की पोजीशन में ना थी। ठीक है, मैं जो करूंगा इम्ताब को बताकर करूंगा, तुम इजी हो जाओ। अमाइल ने उसका माथा चूमते पहले मानिया को पुरसुकून होने की ताकीद की। मैं भी चलूं? मानिया का दिल बैठा जा रहा था। मेरी जान, अपनी बहन का ख्याल रखो, वो बहुत स्ट्रेस से गुजर रही होगी। इस मुश्किल वक्त में उसके साथ रहो, उसे ज़रूरत है तुम्हारी। मेरे साथ बस तुम्हारा प्यार हो, यही काफ़ी है हसीना। मानिया की आंखों में नमी उतरी। वो सबका सोच रहा था तो मानिया को उसका सोचना पड़ा। तुम्हें मैं चाहिए हूँ, वो सीने के साथ लगती प्यार से माइल की आंखों में देखते बोली। तो माइल पुरखुमार सा मुस्कुराया। हाँ, लेकिन ससुराल में नहीं, यहाँ थोड़ी सी डार्लिंग की लिफ्ट भी काफ़ी है मुझे। मेरी फिक्र छोड़ो, वो दोनों इस मुश्किल से निकल लें, फिर तुम्हें फुर्सत से तुमसे चुराऊंगा, क्योंकि हमारी प्रॉपर शादी अभी बाकी है। मानिया इख्तिताम तक नम आंखों समेत हंसी। व्हाट, हमारी शादी होगी अमाइल? वो जज्बातियत से डूबी सी सरगोशी में बोली। हाँ, नामा और नू की शादी से डबल धमाल के साथ। ऐसे थोड़ी छुप कर अपनी डार्लिंग को अपना बनाऊंगा, दुनिया को बताऊंगा कि हम साथ हैं। वैसे भी हमारा निकाह हॉस्पिटल में बहुत सादगी से हुआ, कोई रस्म नहीं हुई। एक ही बार शादी होती है, वो फीका होना डिजर्व नहीं करती मानिया। नामा और नू की मुश्किल हल हो ले, फिर हम डबल सेलिब्रेशन करेंगे, तुम्हारे मुकम्मल रिकवर होने की और हमारे ऑफिशियल शादी करने की। वो होशी से मुस्कुराती, सर हिलाती फौरन अमाइल के सीने लगी, जिसने बाजुओं में बढ़कर मानिया को अपने वजूद में गुमसा कर लिया। मैं ये सुनकर बहुत खुश हूँ अमाइल, वो सारी उदासी भूल कर चहकी। मैं भी। अब मैं निकलता हूँ, इंजेक्शन लगाने आया था। जब नू भाई जाग जाएं तो मुझे इन्फॉर्म करना, हम सर्जरी तक जरा दुश्मन से निपटते हैं, अपना ख्याल रखना। वो इसे ताकीद करता रवानगी के लिए तैयार था, तो मानिया ने इसे फौरन बाजुओं से आज़ाद किया, जिस पर अमाइल जाते जाते रुका और वापस पलटकर इसने मानिया की कमर में हाथ लपेटे इसे अपने सीने से खड़ा करते जोड़ा, तो दोनों की आंखों में खुमार का शदीद गलबा लम्हों को फसोहेज कर गया। मेरा ये फेवरेट मोमेंट है, जब तुम मुझे ऐसे करीब करते हो, मेरा तुमसे प्यार बढ़ जाता है। मानिया ने अमाइल की नोज टिप पर मासूमाना बाइट करते मुकाबिल को और मदहोश किया था। अच्छा, कितना बड़ा है प्यार? वो शरारत पर आमादा हुआ जानने का तलबगार था। बेहिसाब। वो महमूद अदाओं पर उतर आई थी और ये बहुत खतरनाक सिचुएशन थी। अभी के लिए ये रखो, इस बेहिसाब का हिसाब चुकता फुर्सत से करूंगा मिसेस अमाइल। वो उसके होंठों को छूता छूता रुका और मानिया की गर्दन में सिरकते उसकी गर्दन पर अपने दहकते हुए होंठों को रखा और बिना सबूत छोड़ता वो होंठों की बड़ी शिद्दत और हिद्दत बख्शता दूर हुआ। मानिया की सांसें बारी हुई और जब वो यूं उसकी कुर्बत में हाँफ दी, अमाइल इस लम्हे की खूबसूरती को किसी पैमाने में ना रख पाता। आई लव यू सो मच। वो प्यार से भरी मुस्कुराई तो अमाइल ने सर हम करे वो इजहार होंठों से अपने पीछे छूट चुके जायके समेत उचका
और मानिया के बहकने से पहले ही वो उसे अपनी खुशबू में पागल करता। हिसार से आजाद करे ही दूर हुआ और इन मद भरी आंखों को निहारता हुआ कमरे से निकल गया। और बाखुदा अब तो मानिया को उसकी जा चुकी खुशबू से भी इश्क था, जो अमाइल के जाने के बाद भी पहरों इससे लिपटी रहती थी। अमाइल ने मानिया के मशवरे पर अमल करते इम्ताब अहमद को साथ मिलाया और इसी के आदमियों ने सुबह 5 के करीब साबिर मरवान को उसकी किसी मीटिंग को अटेंड करके आने के बाद उठवाया। अमाइल और मावा के साथ मोहम्मद इम्ताब के 3 तगड़े आदमी भी थे। वो खुद भी था, पर मेन लीडर इस ऑपरेशन का अमाइल था, जिसकी स्याह आंखों से टपकती वहशत ने साबिर मरवान की हवा टाइट कर दी। मैं तुम्हारी उम्र का लिहाज करूंगा साबिर मरवान। अगर तुमने इस लिहाज को कबूल ना किया तो अगली बार नुअद्दा दुकान हो तुम्हारा सीना चीरने आएंगे। लिहाजा बताओ, क्या तुमने ड्रग दी उन्हें? किसके थ्रू करवाया तुमने ये? अमाइल को आज तक किसी ने गुस्से में ना देखा था, लेकिन उसका ये रूप मावा साहब के लिए काफी झटके सा था, पर यह खुशगवार और हसीन झटका था। बता वरना। उसके सर चुप पर अमाइल ने जरा हाथ की झकड़न बढ़ाई कि वो आदमी दम घुटने पर कराहने लगा। इम्ताब भी इन्वेस्टिगेटिंग रूम में दाखिल हुआ। वहाँ डॉक्टर अरहम ने मदद की और हम हॉस्पिटल के एक मुलाजिम के थ्रू ये ड्रग स्प्रे करवाई। अमाइल ने उसकी गर्दन झटकी, जबकि इम्ताब पास आकर रुके। अमाइल का शाना शाबाशी से थपक गया। इसने ये क्यों किया? बाकी सब इससे ये उगलवाना मेरी जिम्मेदारी है अमाइल, तुम मुझ पर छोड़ दो। इसे तो इम्ताब अहमद अब इस कब्र में गाड़ेगा जो जमीन के अंदर दुसी होती है। रूह को ड्रग के असर से मुकम्मल निकालें, ये आप दो का काम होगा। इस हवाले से बेफिक्र रहें। रूह के मामले में कुछ ज्यादा ही दरिंदा से पुलिस वाला हूँ। इम्ताब नहीं चाहता था ये खिदमत हल करने वाले मासूम दिलों वाले डॉक्टर्स मजीद इस गंद में पड़े। तभी एक बेहतरीन मशवरा दिया, जिस पर अमाइल और डॉक्टर मावा दोनों को तसल्ली मिली। अब साबिर से बाकी सब उगलवाना इस दबंग थानेदार का काम था, जिससे वैसे ही अजमेर के सारे करप्ट लोग थर थर कांपते थे। सुबह के 5:30 बज रहे थे जब नूह की गहरी नींद सर के भारीपन पर टूटी। वो अपनी जानिब से जिस्म के टूटते असर पर अंगड़ाई लेने की कोशिश कर रहा था, पर हाथ जकड़े उसे नींद की वादी से यकलख्त होश की दुनिया में लाए। नूह ने जब आंखें खोली तो नजर अपने पैरों की तरफ बैठी नामा पर गई और उठने लगा, पर इसे महसूस हुआ वो हाथ नहीं हिला पा रहा। तभी जब हाथों पर से लिहाफ चटका तो अपने हाथ बेल्ट में बंधे देखकर उसका दिमाग माउफ हुआ कि क्या हुआ है यहाँ। नू का दिमाग एकदम सब सोच ना पाया, लेकिन फिर कुछ देर के जहनी दबाव का असर था कि रात किसी फिल्म की सूरत उसके जहन की स्क्रीन पर चलने लगी। नू की आंखें सुर्ख पड़ने लगी, क्योंकि उसे याद आ रहा था कि उसने नामा को हर्ट किया है। उठ बैठे नामा की तरफ झुका ताकि देख सके जो उसे लग रहा है वो भयानक ख्वाब ही है ना, पर फिलहाल नामा का चेहरा गर्दन सब बालों में छुपा था। हाथ का इसने काउच कॉर्नर पर तकिया बना रखा था और दर्द का तासुर नामा के चेहरे पर था। मैंने इसे कोई तकलीफ ना दी हो, प्लीज अल्लाह, ये बर्दाश्त नहीं होगा कि यहाँ क्यों सो रही है। वो इसे जगाने की हिम्मत न कर पा रहा था, पर से नामा यूं पैरों में बैठी देखी भी नहीं जा रही थी। नामा, वो धीरे से पुकारा ही कि वो यूं डर कर चौंकी जैसे कोई भयानक ख्वाब टूटा हो। नामा ने आंखें खोलते जब नू को देखा तो जल्दी से नीचे से उठकर उसके पास आकर बैठी। इस लड़की की आंखें अपने खुजम से कुछ बड़ी थी, कोशे अब तक लाल जैसे वो सारी रात रोई हो। हिजन उसकी सांसों में भरा था। नो कोई दर्द तो नहीं? आप अब कैसा फील कर रहे हैं? नामा ने उसका चेहरा हाथों में भरे रही सही नींद भी इस मुरझाई आंखों से झटक दी। वो कुछ बोलने लायक न रहा जब उसकी नजर नामा की गर्दन पर गई, जहां खून के निशान सूख चुके थे। नू को लगा उसका दिल फट गया है। हाथ खोलो नामा, वो नरमी से बोला तो नामा ने फौरन से सर हिलाते उसकी कलाइयों की गिद्ध मजबूती से जकड़ा बेल्ट खोल दिया, पर वो देख सकता था बेल्ट खोलते नामा के हाथ कांप रहे थे। नामा ने बेल्ट नीचे जमीन पर फेंका। तभी नू ने उसके शाने पर बिखरे बाल पकड़कर बैग पर डालते जब नामा की गर्दन पर हुए जख्म को देखा, वो दिल चीरे जाने की अजियत से रोशनास हुआ। अपने दोनों हाथों से उसकी गर्दन का बनाया हाला ढीला पड़ गया। ये मैंने किया है नामा, ये मत कहना मैंने किया, बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे। वो सुरहोती आंखें इस लड़की की आंखों में डाले बोला ही कि नामा ने इसे अपने गले लगा लिया। वो तरस चुकी थी नू के ऐसे प्यार भरे लाड के लिए। नहीं किया कुछ आपने? बहुत गंदी ड्रग थी वो, आपके ऑफिस रूम में उसी का असर हो रहा था 1 हफ्ते से,
और कल इस ड्रग को ना इनटेक करने पर आप थोड़े अग्रेसिव हो गए। जिस्म का नशा टूट रहा था तो ये नेचुरल था। ज़रा ज़ोर से बाइट कर दिया, लेकिन मैं ठीक हूँ नू, मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा। उसकी हिचकियों की जद में कहीं सरगोशियाँ सुने, उसे पकड़कर अपने रूबरू लाया, जो ना रोने की सबसे कामयाब कोशिश कर रही थी। तुम्हें कैसे दर्द नहीं हो रहा जब इसे देखकर मेरी सांस बंद हो रही है? क्यों झूठ बोल रही हो नामा? तुम कब से जख्म को लिए बैठी हो? ये गहरा है मेरी रूह, देखो ब्लड भी निकला है। मैं ये कैसे कर सकता हूँ? ओ मेरे खुदा, मुझे देखने दो इसे। वो उसका चेहरा एक तरफ करते जख्म का जायजा तो ले रहा था, पर शुक्र है सिर्फ ऊपरी स्किन के फटने की वजह से पोरों से ब्लड निकला था। नामा तो उसे ठीक देखकर ही सदमे में थी। मुझे पता था गहरा नहीं, तभी नहीं छुआ इसे। यकीन था आप ठीक हो गए तो खुद ही मरहम लगा देंगे, और मुझे पर्सनल डॉक्टर के सिवा किसी डॉक्टर की ज़रूरत महसूस नहीं होती। कि आपने नहीं किया तो खुद को ब्लेम नहीं करना एक बार मजीद। वैसे खुद अजियती में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। हाथ खोलो नामा। उन्होंने डरते डरते उसकी हथेली खोली कि एक आस थी शायद ये वाला बस ख्वाब हो। पर जब इसने नामा की हथेली खोली, जो नामा ने आखिरी हद तक बंद रखने की कोशिश की, इस पर दांतों की जगह अब तक सूजन थी और खून के जमे हुए मध्यम ट्रेसेस थे। नामा ने डुबडुबाई आंखों से बड़ी मुश्किल से नू को देखा, जो बेख्तियार उसका हाथ चूमते रो पड़ा था। नामा ने कभी नहीं सोचा था वो नू को ऐसे बच्चों की तरह रोता देखेगी। ऐसे ना करे नू, खुदा के लिए। वो अपना चेहरा आगे करती नू की तरफ पड़ती रुखसार से अपनी गाल जोड़ गई, जिसने नामा को अपने सीने लगाए अपना चेहरा उसके बालों में छुपा लिया। नामा का पूरा वजूद दर्द में था, जैसे वो पैनिक कर रहा था। वो शख्स कांप रहा था। वो इतनी तकलीफ में था कि नामा को लगा उसकी जान निकल जाएगी। इतना तो शायद वो अपनी मवा की मौत पर 12 साल का बच्चा होकर नहीं रोया था, जितना नामा को तकलीफ देकर 32 साल आदमी बने रो रहा था। नामा तो रोकर अपनी घुटन निकाल चुकी थी, सो वो नू को ना रोक पाई। उसका दिल हल्का होने तक उसके सीने लगी रही। कहीं और भी हर्ट किया मैंने? मैंने तुम्हें शायद बहुत जोर से होल्ड किया था। कहीं दर्द है? बताओ मुझे रू। उसका हाथ पकड़े अपने पेट की बैक की तरफ उसका हाथ रखती नू के कान के करीब हुई। यहाँ से पकड़ा बहुत जोर का। यहाँ पर अपना हाथ रखे, बस तलाफी हो गई। वो उसकी शर्ट हटाता उस जगह हाथ फेरते वहां की हल्की सी सूजन फील कर सकता था। मैं मार डालूंगा उसे नामा, जिसने मुझे ऐसा दरिंदा बनाया। रियली सॉरी। तुम जानती हो मैं तुम्हें जानबूझकर दर्द नहीं दे सकता। तुम मेरा सुकून हो, मैं ऐसी दरिंदगी नहीं कर सकता। लेकिन मेरा दिल चाह रहा है मैं खुद को शूट कर दूं। वो अब तक शदीद तड़प का शिकार बोल भी ठीक ना पा रहा था, जबकि नामा ने उसकी पुष्ट पर हाथ फेरते उसे रिलैक्स करते रूबरू चेहरा किया। मैं बहुत डर गई थी कि मुझसे दिल बढ़ तो नहीं गया आपका। ये वाहिद सोच है जो आपके रूढ़ होने पर दिमाग में आई। मुझे लगा एक लम्हा कि कहीं मैं भी अपने बाबा जैसी किस्मत तो नहीं रखती, तो सारी उम्र एक मोहब्बत करने को रोते रह गए। बस यही डर मुझे मार रहा था। मैंने बहुत कोशिश से एतबार किया था। एक लम्हा लगा वो नहीं टूटा, सब खत्म हो गया। लेकिन अल्लाह ने ऐसा होने नहीं दिया, क्योंकि उनको पता है मैं अपने बाबा की तरह स्ट्रांग नहीं। मैं मोहब्बत करने को 2 दिन भी ना रो पाती और मर जाती। वो अब की बार अपने आंसू ना संभाल सकी तो नू का दिल जैसे कौन छुरी से कटने लगा। उसका चेहरा हाथों में भर गया। उसे नामा के हौसले और हिम्मत पर हैरत हो रही थी। हे स्टॉप। नामा बहुत बहादुर है, बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है। जिस तरह कल से अब तक तुमने हैंडल किया मुझे, तुम इमोशनली मुझसे 1000 गुना मजबूत हो। मैं तुम्हें इस मोहब्बत पर कभी एक आंसू बहाने नहीं दूंगा। तुमने मुझसे मोहब्बत की, मेरी मोहब्बत कबूल की, ये मामला कभी तुम्हारी तकलीफ नहीं बनेगा। मैं हर तकलीफ का मरहम बनूंगा। मैंने अच्छी भली तुम्हारी पुरसुकून जिंदगी आंसू बना दी। इतनी बहादुर कभी ना रोने वाली नामा को इतने दर्द से भर दिया। बहुत बड़ा गुनाह है, इसकी तलाफी करूंगा। इससे पहले मेरा अल्लाह मुझसे नाराज होकर तुम्हें मुझसे वापस ले ले। तुम पर सब्र नहीं आएगा। मैं सब संभाल लूंगा। जिसने ये किया वो उसका बदला पाएगा, सूद समेत। इधर दिखाओ हाथ, किस किस्म की दरिंदगी है ये? उसे रूबरू करता उसका हाथ देखने लगा, जिसकी हालत देखे नू को खुद से नफरत हो रही थी। आपने इस सब के बावजूद बताया कि मैं कितनी कीमती हूँ, कि सब करके आप भी तड़प रहे थे, जैसे इस नशे की गंदगी से लड़ रहे हो। नू, इतनी मोहब्बत कैसे कर ली आपने? उसके हाथ की हथेली पर अफसोस के संग अपने दूसरे हाथ को नरमी से सहलाने के बीच नामा के सवाल पर उससे देखने लगा। जैसे तुमने की,
اٹھو فرسٹ ایڈ باکس لاؤ، میں تمہاری نیک پر کچھ لگاؤں، ڈریسنگ روم کی نچلی کبڈ میں ہے۔ ناما نے فوراً سے سر ہلایا اور اٹھی، جبکہ نو نے بھی لحاف سائڈ کیا اور پیر نیچے کارپیٹ پر رکھتے اٹھا تو سر دردناک چکرایا، پر نو نے خود کو سنبھال لیا۔ پھر اپنی بازو پر ہاتھ سے لایا جہاں امائل نے انجیکشن دیا تھا۔ امائل کا ہاتھ تو ہلکا تھا، پر اس انجیکشن میں اینٹی ڈرگ کی ہائی ڈوز تھی جو پوری بازو سن کر رہی تھی۔ نو نے جب ڈسٹ بن کی طرف آ کر دیکھا تو وہاں یوز انجیکشن دیکھے وہ کچھ سوچنے لگا، پھر اپنے فون تک پہنچا جہاں حسب توقع امائل کا میسج تھا۔ میں نے اینٹی ڈوز دی ہے آپ کو، سینسز میں آتے ہی انفارم کریں بھائی، آپ کی 11 بجے سرجری ہے آج، دشمن کو منہ کی کھانی پڑے گی، یقین ہے ہم سب کو آپ پر، میں اور ڈاکٹر ماوا اپنا فرض نبھانے نکل رہے ہیں، آپ کے بہت احسان ہیں، سمجھیں ایک آدھ آج اتار دوں گا، بہت فکر مند ہوں آپ کے لیے۔ نو نے میٹرس پہ بیٹھے اس میسج کو دکھی ہوتے پڑھا، پھر اس کا جواب لکھ کر بیچے نو نے فون سائڈ رکھا تو ناما کو آتے دیکھ کر وہ بے قرار ہوا۔ وہ پاس آ کر بیٹھی، باکس نو کی طرف بڑھائے، ہر درد سے آزاد تھی۔ جس قدر ڈرگ انٹیک تھا میں تمہاری جان بھی لے سکتا تھا ناما، دور کیوں نہیں گئی مجھ سے؟ فرسٹ ایڈ باکس ایک طرف رکھے وہ اسے اپنے مزید قریب کر کے بٹھاتے بولا۔ نو نے اس کے دونوں سرد پڑتے ہاتھوں کو اپنے مضبوط گرم ہاتھوں میں لے کر پھونکتے انہیں حرارت دی، پھر کسی ننھے بچے کی طرح اسے اپنے سینے لگاتے سر چوما۔ وہ رو نہیں رہی تھی، اس کا پورا وجود عجیب سی کیفیت میں ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ دور جاتی تو روح ادا کی توہین ہو جاتی نا، دور جاتی تو کبھی آپ سے نظر ملا کر یہ نہ کہہ پاتی مجھے آپ سے محبت ہے نو۔ اس کے ایسے جواب پر نو ادا دغان پر واجب تھا، اس لڑکی کا ہر سانس صدقہ اتارتا، ہر لمحہ خود کو اس پر وار دیتا۔ وہ کچھ بول نہ سکا تبھی اس نے اپنے کرب کو دباتے ناما کی گردن سے لپٹے بال ہٹائے، پھر کاٹن پر بلڈ سٹین ریموور لگاتے، پہلے اس کی گردن کلین کی، پھر ان چھلی خروچوں پر اینٹی بائیوٹک آئنٹمنٹ لگائے، چھوٹا سا بینڈیج لگا دیا اور دور ہونے سے پہلے معذرت زدہ انداز میں ناما کی گال چومی، پر اس کا ٹوٹا بکھرا انداز ناما کو تڑپا سا گیا۔ آپ کے ہاتھ درد تو نہیں؟ میں نے بہت بے بس ہو کر آپ کے ہاتھ باندھے تھے نو، میں آپ کی اس تکلیف سے ڈر رہی تھی جو ہوش میں آتے ہی میری تکلیف دیکھ کر ہوئی۔ آپ جانتے ہیں آپ کے ہاتھوں کو لے کر میں کتنی حساس ہوں، دیکھیں کیسی آزمائش تھی کہ میں ان کو تکلیف دی، آپ ناراض نہ ہونا اس پر۔ وہ نو کے اتنے بڑے ستم کے آگے اپنا معمولی سا ظلم سوچے ہلکان ہوئی۔ ناما تم ان کو کاٹ پیتے تھی تو ایک حرف شکوہ نہ آتا میری طرف سے، پلیز نکل آؤ اس اذیت سے۔ سوری، مجھے معاف کر دو ناما، میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے جو چاہے سزا دے دو، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ رو کر گھٹن نکالنے کا آپشن ہم مردوں کے لیے سوٹیبل نہیں رہا کبھی، مجھے تو سرے سے راس نہیں آنسو، اور تمہارے لیے کچھ بھی ناما۔ وہ ہر بات کے اختتام تک ناما کے آگے ہار جاتا اور وہ اسے ہارا ہوا ہرگز نہیں چاہیے تھا۔ آپ بہت کیوٹ لگے روتے ہوئے، مجھے سچی بتاؤں رشک سا آیا۔ وہ مغرور آدمی جو کسی کے لیے مسکراتا نہیں، رونا تو بہت دور کی بات ہے، میرے لیے کچھ بھی سچ میں نو اسپیشل فیل ہوا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن کل سے آپ جان سے بھی زیادہ افضل محسوس ہو رہے ہیں تمام در مظالم کے، کچھ بدلہ ہے جیسے اندر، کوئی تو جادو ہوا ہے، ورنہ خدا گواہ ہے میں بہت کمزور تھی۔ انہوں نے اس کا ماتھا چومتے گہرا سانس ناما کے ہونٹوں کے پاس لیا، پھر مرہمی انداز میں ان کو اپنے ہونٹوں سے چھو کر ان کی حرارت اور نرمی زبان تک محسوس کیے، بازوؤں کی گرفت بھی ناما کے 400 ذرا مضبوط کی۔ میں اس لیے رویا کہ جس لڑکی کو اس کی رضا و ہمت کے اور ہر حق کے باوجود زیادہ دیر اپنی طلب کی بھینٹ بھی نہیں چڑھا پاتا، جسے سخت گرفت سے پکڑنا اور سخت نظر سے دیکھنا محال ہے، میں نے اسے یہ کیا کیا درد دے دیا۔ ہاں، جس سے محبت ہو آدمی پہاڑ سا بھی ہو جائے، اس کے لیے بچوں کی طرح کمزور ہوتا ہے، میں ہوں تمہارے لیے کمزور کہ دنیا بھر سے اللہ نے مجھے بہت چھانٹ کر تم جیسی بیوی دی ہے، مجھے معاف کر دو، میں بہت برا محسوس کر رہا ہوں ناما۔ وہ پھر سے آنسوؤں سے آنکھیں بھر بیٹھا، اور ناما ایسا رشک بار بار سہنے لائق نہ تھی۔ آئے فجر پڑتے ہیں، باقی اچھا برا جو بھی محسوس ہو رہا ہے بعد میں، مجھے لگتا ہے اب جو رہا سہا درد اور بھاری پن ہے وہ سجدے سے ہی دور ہوگا۔ اب ٹھیک ہے نانو، مجھے بتائیں درد تو نہیں ہو رہا؟ وہ اسے سب سے بہترین راہ دکھاتے بھی اس کی تکلیف کے لیے پریشان ہوئی تو نو نے ایک بار پھر کچھ کہے بنا اسے اپنے گلے لگایا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی رہو، وہ اسے اپنے گلے لگائے رکھنا چاہتا تھا کیونکہ اب تک سانس رک رہی تھی، دھڑکن سست تھی، خوف دامن سے امر بیل سے لپٹے تھے، اور ناما کی مجال جو نو کے کہے پر ایک بھی اعتراض کا حرف کہتی، جی جناب، تو بہت ہی محبت کی ایک
الگ ہی لیول والی ایپیسوڈ تھی آج، یقیناً آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، ایموشنل بھی ہوئے ہوں گے کیونکہ میں خود لکھتے ہوئے بہت زیادہ آنسو آنسو ہو جاتی ہوں، اور پڑھتے ہوئے تو میں نے کافی خود کو کنٹرول کیا ہے۔ تو اگلی ایپیسوڈ بہت ہی حسین ہونے والی ہے، دھماکے دار ہونے والا ہے یہ ویک، تو آپ نے تیار رہنا ہے۔ شادی بھی بہت جلدی ہوگی، میں بھی وہ نیکسٹ ویک میں ہو، لیکن اس ویک میں بہت کچھ ہونے والا ہے، تو ساتھ نبھائیے گا، اچھا سے تبصرہ دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بائے بائے۔